रतनगंज राज्य के महाराज भद्रसेन राजसभा में अपने पुत्र राजकुमार राजवीर और बाकी मंत्रीगणों से मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री, मैंने विचार कर लिया है कि राजसूय यज्ञ करने का यही उचित समय है। कई राज्यों के महाराजा हमसे संधि करने के लिए सज्ज हैं, और जो भी हमसे संधि नहीं करेगा, हम उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित कर देंगे। जी महाराज, आपका कथन सर्वथा उचित है। राजकुमार राजवीर भी अब युद्ध में निपुण हो गए हैं। यही अवसर है कि वो भी अपने युद्ध कौशल का परिचय सभी को दे सकते हैं। राजकुमार के शिक्षा संपन्न करके आने से हमारी शक्ति अब दोगुनी हो गई है। तो आप हमारे कुलगुरु और राजगुरु जी को निमंत्रण भेजिए और उन्हें ससम्मान राजमहल में लेकर आइए। उन दोनों के निर्देश के बाद हम राजसूय यज्ञ का आयोजन करेंगे। राजसूय यज्ञ करने की तिथि निश्चित करने के लिए महामंत्री राजगुरु और कुलगुरु को लेकर आते हैं। राजन, आपने सदा ही धर्म का वहन करते हुए राज्य को उचित दिशा में आगे बढ़ाया है। अब यदि आप राजसूय यज्ञ करके पूरे समाज में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये विचार सबके लिए कल्याणकारी है। आप महाराज से चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे और सभी राज्यों के प्रति सेवा भाव रखकर उनका उद्धार करेंगे। हाँ गुरुदेव, इसी कारण से राजसूय यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित करने का कार्य कृपया आप दोनों कीजिए। आपके निर्देश के अनुसार ही सभी कार्य संपन्न किए जाएंगे। कुल गुरु और राजगुरु मिलकर एक तिथि निश्चित करते हैं। राजन, आज से 1 मास के पश्चात अति शुभ तिथि है, सुवर्ण योग है। उसी तिथि पर राजसूय यज्ञ करना उचित होगा। जैसा आपकी आज्ञा गुरुदेव। राजसूय यज्ञ का आयोजन अब शीघ्र ही शुरू होगा। भद्रसेन के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन करने के लिए सभी जुट जाते हैं। पूरी प्रजा में उत्साह का वातावरण हो जाता है। अपने राजा को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखने के लिए सभी उत्सुक होते हैं। जिन राजाओं का भद्रसेन को समर्थन होता है, वो सब भी राजसूय यज्ञ के कार्य में जुट जाते हैं। तभी पिताश्री, अभी अभी समाचार मिला है कि कुछ राज्यों के महाराजा हमसे संधि करने के लिए और हमारा आधिपत्य स्वीकारने के लिए सज्ज नहीं है। वो आपको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनाना चाहते। अच्छा, कौन है वो राजा? पिताश्री, गुप्तचर ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार सोमपुर के राजा विराजस और हेमलकसा के राजा प्रवीर चंद्र आपका विरोध कर रहे हैं। उनके साथ और भी 2-3 छोटे राज्यों के राजा हैं जिन्हें विराजस और प्रवीर चंद्र की सुरक्षा प्राप्त है। वो भी उनके भांति आपका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो समस्या उत्पन्न हो गई महाराज। जब तक सबका समर्थन प्राप्त ना हो तब तक हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, और हमने तो इतना बड़ा आयोजन शुरू कर दिया है। चिंता की कोई बात नहीं महामंत्री। यदि वो हमें अपना समर्थन नहीं देंगे तो उन्हें हमसे युद्ध करना होगा। पुत्र राजवीर, सेना सज्ज करो। हम अभी इसी क्षण में उन राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त करेंगे। जी पिताश्री, आपके आदेश की पूर्तता शीघ्र हो जाएगी। शीघ्र ही भद्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ राजकुमार राजवीर को लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। कई छोटे बड़े राजा महाराजाओं को पराजित करके वो राजा प्रवीर चंद्र के राज्य की सीमा पार करते हैं। उनका पराक्रम देखकर राजा प्रवीर चंद्र पहले ही भयभीत होता है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। महाराजा प्रवीर चंद्र, युद्ध करो या शरणागति स्वीकार कर लो। तुम्हारे पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, शरणागति तो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ज्ञात है कि तुम जैसे विशाल राज्य के समक्ष में ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाऊंगा।
परंतु शरणागति स्वीकार करने में अपने पूर्वजों के पराक्रम पर लालचन नहीं लगाना चाहता, इसलिए मेरे पास युद्ध का ही विकल्प है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। महाराजा भद्रसेन की विशाल सेना प्रवीर चंद्र की छोटी सी सेना के सारे चक्रव्यूह भेद कर उसकी सेना में ऐसा विध्वंस मचाती है कि कुछ समय पश्चात महाराजा प्रवीर चंद्र की पूरी सेना का नाश हो जाता है और प्रवीर चंद्र को भद्रसेन बंदी बना लेता है। पिताश्री, ये भी बंदी बन गया। अब सिर्फ एक ही राजा बचा है, महाराजा विराजस। उसकी सेना को भी हम शीघ्र ही परास्त कर देंगे। हाँ पुत्र, परंतु मैंने सुना है कि राजा विराजस भी हमारी तरह धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मेरे विचार से यदि हम पहले उन्हें समझाने का प्रयास करें तो ये युद्ध टल सकता है। परंतु पिताश्री, यदि आपने उसके समक्ष सफेद पताका फहराई तो पूरे समाज में आपका क्या मान रहेगा? आपकी प्रतिमा तो मलिन हो जाएगी। एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट बनने की योग्य है, वो एक सामान्य राजा के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखे। इस बात का कदाचित बाकी राजा विरोध कर सकते हैं। यदि उनमें से किसी ने भी अपना समर्थन निकाल लिया तो हमारे राजसूय यज्ञ में बाधा आ सकती है। हाँ, तुम उचित कह रहे हो पुत्र। चलो, हमें आक्रमण करना चाहिए। भद्रसेन सेना और अपने पुत्र के साथ सोमपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है। उनकी सेना को चीरते हुए भद्रसेन विराजस के राजमहल तक आ जाता है। उनके सामने विराजस की सुंदर सेनापति उसकी पुत्री सौंदर्या खड़ी होती है। राजवीर उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। पिताश्री, आप दूसरे मार्ग पर आगे चले जाएं। मैं इस रूपवती कन्या को परास्त करके अभी आपके पास आता हूँ। ठीक है पुत्र, प्रतीत होता है कि यह अवश्य राजकुमारी होगी। यदि तुमने इसे परास्त कर बंदी बना लिया तो विराजस की पराजय निश्चित है। भद्रसेन आगे चला जाता है। राजवीर और राजकुमारी सौंदर्या युद्ध करने लगते हैं। इतनी सुंदर कन्या है, हाथ में शस्त्र नहीं अपितु वरमाला ज्यादा शोभा देती है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू तुम्हारी जैसी ही सौंदर्यवती होनी चाहिए। राजकुमारी, आपका स्थान यहाँ युद्ध भूमि में नहीं अपितु मेरे राजभवन में है। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि राजकुमारी सौंदर्या से विवाह करने का स्वप्न देख रहे हो। सुना है कि तुम बहुत पराक्रमी हो, परंतु एक कन्या को देखकर युद्ध छोड़कर उसके सौंदर्य पर भाष्य करते हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। योद्धा जब रणभूमि में खड़ा हो तब युद्ध के सिवा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। ये मुझे मेरे पिताश्री ने सिखाया है। और मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया है कि कभी भी कोई वस्तु या व्यक्ति यदि उसके प्रशंसा का पात्र हो तो उसी क्षण उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, अन्यथा उसका अपमान हो जाता है। तुम्हारी जैसी भुवन सुंदरी मेरे समक्ष खड़ी है और मैं युद्ध में ध्यान दूं ये तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा, और मैं अपनी होने वाली पत्नी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? राजवीर मुस्कुराने लगता है और दोनों का युद्ध चल रहा होता है। अभी तक विराजस के सभी सैनिक मारे जाते हैं। भद्रसेन राजा विराजस के पास आकर पहुंचता है और उन दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। महाराजा विराजस, अपनी पराजय मान्य कर लो। तुम्हारा एक भी सैनिक जीवित नहीं है। अब तुम्हारे राज्य में केवल तुम और तुम्हारी पुत्री दोनों ही युद्ध कर रहे हैं। यदि तुम अभी भी अपनी पराजय मान्य कर लेते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा की जाएगी। तुमसे प्राणों की भीख लूं, इतनी दुर्दशा नहीं हुई है अभी मेरी। महाराज भद्रसेन, युद्ध करो और मुझे पराजित करो, या स्वयं
पराजित होने के लिए सजग हो जाओ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राजन। तुम भी मेरी तरह धर्म के मार्ग पर चलते हो, किसी के साथ दुष्टता नहीं करते, फिर तुम्हें मेरे सम्राट बनने से क्या आपत्ति है? मैं तो हमारे पूरे राष्ट्र की भलाई हेतु ही ये राजसूय यज्ञ कर रहा हूं। जानता हूं महाराज भद्रसेन, परंतु मैंने ऐसे कई राजा देखे हैं जो पूरी सत्ता अपनी मुट्ठी में आ जाने के पश्चात प्रजा के प्रति कर्तव्यों का वहन नहीं करते। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए प्रजा का शोषण करते हैं। इसी कारण से मैं तुम्हें समर्थन नहीं दे सकता। दोनों फिर से युद्ध करने लगते हैं। कभी लगता है कि भद्रसेन विजयी होगा, तो कभी लग रहा था कि विराजस विजयी होगा। तभी विराजस अपनी तलवार भद्रसेन के गर्दन पर रख देता है। वो उसका मस्तक धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी राजवीर सौंदर्या को बंदी बनाकर उसके सामने ले आता है। रस्सी से बंधी हुई अपनी पुत्री को देखकर विराजस के हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है। अति उत्तम पुत्र, अब हमें विराजस की हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पुत्री के शोक में वो ऐसी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्री सौंदर्या, ये क्या हो गया? पिताश्री, मैंने अपना पूरा बल लगाकर युद्ध किया, परंतु राजकुमार राजवीर सत्य में एक अद्भुत योद्धा है। मैं इनके पराक्रम की दाद देती हूँ। चिंता मत करो विराजस, मेरे राज्य में तुम्हारी पुत्री के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। ये मेरा वचन है तुम्हें। ये मेरी पुत्र वधू बनकर युवराज राजवीर के साथ उनके सिंहासन पर विराजमान होगी। मैं इसे बंदी बनाकर अवश्य ले जा रहा हूं, परंतु ये दासी नहीं, अपितु रानी बनेगी। महाराजा विराजस के सामने भद्रसेन उसकी प्रिय पुत्री सौंदर्या को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जाता है। विराजस शोक में डूबकर अपने राज्य में घूमने लगता है। वो देखता है कि चारों तरफ केवल विध्वंस हुआ है। उसके राज्य में कोई नहीं बचा था। अपने हरे भरे राज्य की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा विराजस फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। क्या हुआ राजन? तुम्हारे राज्य की ये दुर्दशा देखकर मेरे मन को बहुत पीड़ा हो रही है। महर्षि, यदि आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो मेरे दुख का तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस राज्य को मैंने अपने पुत्र की तरह पाला, अपनी प्रजा के प्रति हर कर्तव्य का निर्वाह किया, आज उसी राज्य की अपनी दृष्टि के समक्ष ऐसे ध्वस्त होता देख मेरे पीड़ा का अंत कैसे होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ महर्षि? कृपया करके मुझे बताइए। मैंने कभी किसी की निंदा नहीं की, कोई दुष्टता नहीं की, सदा ही अपनी प्रजा के सुख को अपने सुख से पहले रखा, ऋषि महर्षियों की सेवा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड प्राप्त हुआ है तुम्हें राजन। पूर्व जन्म का दंड? ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे मस्तक को देखकर बता सकता हूं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। उस समय किस प्रकार तुमने दुष्टता की थी, जिसका दंड तुम्हें आज इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। बताइए महर्षि, मुझे सुनना है कि इस जन्म में धर्म के मार्ग पर चलने वाला मैं पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म करता था जिसका मुझे इतना भयानक दंड मिला है। महर्षि और विराजस एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनो हे पुत्र। पूर्व जन्म में तुम एक कपोत थे, अर्थात एक कौवे थे, और राजा भद्रसेन एक चिड़िया थी। चिड़िया अपने पति के साथ प्रेम से जीवन व्यतीत कर रही थी। तुम भी उसी पेड़ पर बैठे रहते थे जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन सुनिए, लगता है हमें फिर से नया घोंसला बनाना पड़ेगा। ये घोंसला अब पुराना हो गया है। कुछ समय के बाद मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। उन्हें ऐसे इस घोंसले में सुरक्षित नहीं रख सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही जाकर हरी घास के तिनके और कुछ मुलायम पत्ते लेकर आता हूँ। फिर हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घोंसले में रह सकते हैं। चिड़िया का पति पूरे दिन मेहनत करके घास के तिनके ले आता है और फिर दोनों मिलकर एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन चिड़िया घोंसले में अंडे डालती है। एक दिन
चिड़िया बहन, अरे ओ चिड़िया बहन, क्या हुआ भाई? मेरा घोंसला हवा से नीचे गिरकर टूट गया। मेरे घोंसले में जो खाने का सामान था वो सब भी खराब हो गया। बहुत भूख लगी है बहन। अरे कोई बात नहीं, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। उस दिन से रोज कौवा चिड़िया के घर खाना खाने लगता है। फिर एक दिन, बहन क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बताऊं भाई, ये सुबह से खाने की तलाश में गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता करने की तो बात है बहन। मैंने सुना है कि बाहर एक बहुत बड़ी बिल्ली आई है। वो उड़ने वाले छोटे पक्षियों को मारकर अपना शिकार बना लेती है। कहीं तुम्हारे पति को भी उस बिल्ली ने तो नहीं मारा होगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि मेरे पति सुरक्षित तो है ना। भाई तुम एक काम करोगे, जब तक मैं उन्हें लेकर वापस आऊं तब तक तुम मेरे बच्चों पर नजर रखोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। तुम निश्चित होकर जाओ, तुम्हारे अंडों की सुरक्षा अब मैं करूंगा। चिड़िया घोंसले से बाहर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद, बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं? इन अंडों की महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज तक कई अंडे खाए हैं लेकिन चिड़िया के अंडे नहीं खाए। क्या करूं, खाऊं या नहीं? वैसे भी मैंने ये अंडे खा लिए तो किसे पता चलेगा? मैं चिड़िया से कह दूंगा कि किसी दूसरे बड़े पक्षी ने आकर उसके अंडे खा लिए हैं। ऐसा कहकर कौवा चिड़िया के सारे अंडे खा लेता है। फिर वो उसके घोंसले को भी नुकसान पहुंचाता है। वाह, मजा आ गया। चलो अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। चिड़िया किसी भी समय आ सकती है। मुझे अब जाना चाहिए। कौवा वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद चिड़िया आती है और देखती है कि उसका घोंसला भी टूट चुका है और उसके अंडे भी नहीं हैं। हे ईश्वर, कहाँ गए होंगे मेरे बच्चे? नीचे तो नहीं गिरे हैं, जरूर किसी ने खा लिए होंगे। लेकिन कौवा तो यहाँ पर ही था, फिर किसने तोड़ा होगा मेरा घोंसला? हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो मेरे पति खो गए और अब बच्चे। मेरे बच्चे तो अभी अंडों से बाहर भी नहीं आए थे। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कर अपने बच्चों को ढूंढती है लेकिन उसे कौवा कहीं नहीं मिलता। वो बैठकर जोर से रोने लगती है। तब उसे महर्षि मिलते हैं। क्या हुआ नन्ही चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? महर्षि, मेरे पति बहुत देर से घर वापस नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें खोजने बाहर गई थी। जब लौटी तब देखा कि मेरे बच्चे घोंसले में नहीं हैं। मेरा घोंसला भी टूटा हुआ है। मैंने कौवे को अपने अंडों पर नजर रखने को कहा था, लेकिन अभी वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। मेरे पति भी नहीं रहे और मेरे बच्चे भी। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं जो विश्वास करने के पात्र नहीं होते। तुमने एक कौवे पर अपने बच्चों का दायित्व डाला था, जबकि वो कौवा तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी ने तुम्हारे बच्चों को खा लिया है। क्या मैंने उसे अपना भाई माना और उसने ही मेरे बच्चों को मार डाला? चिड़िया और जोर से रोने लगती है। मुझे तुम्हारे दुख की कल्पना है पुत्री। मैं अब तुम्हारे पति और बच्चों को जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें मोक्ष प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ। नहीं महर्षि, मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे उस कौवे से अपना बदला लेना है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं जन्म लेती रहूंगी। आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि अगला जन्म मुझे और उस दुष्ट कौवे को उस योनि में दीजिए कि मैं उससे शक्तिशाली होकर अपना बदला पूरा कर सकूं। अभी मैं उससे कमजोर थी, इसी बात का फायदा उठाकर उसने मेरे बच्चों को मार डाला। लेकिन अगले जन्म में उसे हराकर मुझे अपना बदला पूरा करना है। तथास्तु, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री। तुम अवश्य अपना प्रतिशोध पूर्ण कर सकती हो। उस चिड़िया ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए।
मैंने ही उसे वो वरदान दिया था महाराज विराजस, जिसके प्रतिफल से तुम दोनों ने इस जन्म में मनुष्य जन्म लिया है। तुम्हारे समग्र राज्य को नष्ट करके पूर्व जन्म की उस चिड़िया ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया है। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महर्षि, परंतु क्या अब महाराज भद्रसेन मेरी पुत्री को मारकर अपना प्रतिशोध लेगा? उन्होंने तो कहा था कि वो मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू बनाएंगे। यदि उन्हें ये पूर्व जन्म की बात ज्ञात हो गई तो वो उसे मृत्युदंड देंगे। नहीं राजन, महाराज भद्रसेन के हृदय में धर्म का वास है। वो चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करके तुम्हें पराजित करना ये उनका कर्तव्य था और वो पूर्व नियोजित था, परंतु वो तुम्हारी पुत्री को कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। तो महर्षि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरा राज्य तो ध्वस्त हो चुका है, भद्रसेन के पास मैं जा नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं? तुम उत्तर दिशा को प्रस्थान करके हिमालय में जाओ, वहां जाकर तपस्या करो। उससे तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मिलने के पश्चात तुम पंचतत्व में विलीन हो जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। अगले ही दिन विराजस हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। इधर राजा भद्रसेन अपने वीर पुत्र के साथ राजकुमारी सौंदर्या को लेकर अपने राज्य में लौट आते हैं। उनका भव्य स्वागत होता है। हर एक प्रजानन अपने पराक्रमी राजा और युजराज की प्रशंसा कर रहा था। सब राजभवन आकर पहुंचते हैं। भद्रसेन, हमें तुम पर गर्व है। तुमने सभी विरोधियों को पराजित करके इस पूरे राष्ट्र पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया है। अभी तुम्हारे राजसूय यज्ञ में कोई बाधा नहीं है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ संपन्न होने के पश्चात राजकुमार राजवीर का राज्याभिषेक करना उचित होगा। उसके साथ ही इनका विवाह भी राजकुमारी सौंदर्या के साथ ही करवा देंगे। हाँ, तुमने उचित कहा राजन। कुछ दिनों के बाद भद्रसेन राजसूय यज्ञ करता है। दूर दूर से महाराजा राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। फिर एक दिन राजवीर को युवराज घोषित कर उसका युवराज्य अभिषेक हो जाता है। अब राजवीर और सौंदर्या के विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। उस समय महर्षि भद्रसेन के राजमहल में पधारते हैं। भद्रसेन उनका उचित आदर सत्कार करता है। महर्षि उसे उसके पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? यदि मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं अवश्य विराजस के विषय में सहानुभूति दिखाता। पूर्व जन्म के कर्मों का दंड इस जन्म में उसे कदापि नहीं देता। नहीं राजन, तुमने जो किया वो उचित था। विराजस की नियति ही थी कि उसे दंड मिले। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। महर्षि, अब मेरे पिताश्री कहाँ हैं? पुत्री, मैंने उन्हें तपस्या के उद्देश्य से हिमालय में जाने के लिए कहा है। वहीं जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महर्षि के आशीर्वाद से युवराज राजवीर और राजकुमारी सौंदर्या का विवाह संपन्न हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात भद्रसेन भी राजपाट त्याग कर तपस्या करने चला जाता है। राजवीर सम्राट और सौंदर्या साम्राज्ञी बनकर पूरे राष्ट्र का भार संभालती हैं। कुछ वर्षों की तपस्या के बाद विराजस अपने पूर्व जन्म के पापों की ग्लानि को मिटाने पेड़ों पर चिड़िया के लिए घोंसले बनाता है। कई सारी चिड़िया आकर उन घोंसलों में रहने लगती हैं। विराजस कौवे के लिए अलग स्थान बनाता है। कौवे चिड़ियों को परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। एक दिन, महाराज, आपका बहुत बहुत आभार।
आपके कारण हम सभी का जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है। इतने वर्षों तक हमें बड़े पक्षियों का भय होता था, लेकिन आपकी वजह से हमारा जीवन सरल हो गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं अपने पूर्व जन्म में अपराधों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे कारण एक चिड़िया का जीवन उद्ध्वस्त हो गया था। उसी के ग्लानि से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। विराजस तपस्या के बाद ऋषि बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर कुछ वर्षों के पश्चात विराजस अपना देह त्याग देता है और मोक्ष प्राप्त लेता है। कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। आज हम जितना अच्छा या बुरा करते हैं, समय उसे संभाल कर रखता है और सही अवसर आने पर लौटा कर देता है। राजा भद्रसेन और विराजस की कहानी यही सिखाती है। शक्ति और पराक्रम बड़े हैं, पर धर्म और न्याय उससे भी बड़े हैं। विश्वास सोच समझ कर करें, क्योंकि गलत व्यक्ति पर भरोसा सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदला कभी सुख नहीं देता। सच्ची शांति केवल क्षमा, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलकर मिलती है। इसलिए कर्म अच्छे रखिए, सोच शुद्ध रखिए, क्योंकि समय कभी किसी को भूलता नहीं है। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।